लेट हो गया होगा। ठीक है, दिख रहा है ना कैम। हाँ वो क्या तो पहला बात तो लेते ऐसे, वो ऐसे प्रोजेक्शन ही हो रहा है, वो ऐसा प्रोजेक्शन ही हो रहा है। उसको थोड़ा हाइट पे दीजिए, या तो सामने से होता है या ऊपर से होता है, प्रोजेक्शन ही नीचे से हो रहा है तो लाइट कम आएगा ना। ये ये मैक्सिमम इतना ही है, इसीलिए तो मैं चेहरा ही नहीं दिखता। नहीं, चेहरा पे भी वो काले काले ये आते हैं। अच्छा वाह, हाँ वही दे क्या। लेट क्यों आई हो? तुम्हारे ये देखो, तुम्हारे इंतजार में पढ़ाई नहीं है। उनको बोले थे बोलने के, बोले थे तुमको कुछ बोलने के लिए। तो क्लास शुरू किया जाए। मैंने कल आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाना शुरू किया था, और आज ये भी कहा था कि हम लोग जो है सब एटॉमिक पार्टिकल, डाल्टन्स थ्योरी तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद सबको पता इस बात का चल गया कि वो जो फंडामेंटल पार्टिकल है उसका नाम एटम रखा जाए। लेकिन मैंने कहा कि कुछ प्रॉपर्टी और बिहेवियर, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके कारण ये हम लोगों को अंदेशा हो गया कि एटम अपने वेट के इक्विवेलेंट ही सामान भी लाया जाता है बैग में। किसी दिन बैग के बोझ तरह दब के ना रह जाओ। लोहा लोहा गिट्टी सब लाते हैं उसमें भर के। वो बोली बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया। चलिए देखिए, तो कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए जिसके बाद ये पता लगना शुरू हो गया कि एटम इज नॉट द फंडामेंटल। जैसे मैंने एक एक्सपेरिमेंट का आपको एग्जांपल बताया था, जब उस समय मैं इक्विवेलेंट वेट पढ़ा रहा था, तो मैंने एक टर्म यूज किया था, इलेक्ट्रोलाइसिस। याद है? याद है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस, फेराडे साहब ने जब वो सेल की खोज की, सेल बनाया, तो उनको इस बात का एहसास हो गया कि जितना मास लिबरेट हो रहा है कैथोड एंड एनोड पे इलेक्ट्रोलाइसिस में, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई जितना दे रहे हैं उसके इंटीग्रल मल्टीपल है। आप जितना चार्ज दे रहे हैं उसको, उसी के मल्टीपल में आपको क्या मिल रहा है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको मास भी मिल रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस में बेसिकली क्या होता है, आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होते हैं, और कैथोड एनोड पे आपको सब्सटेंसेस का डिपोजिशन, यही होता है ना बेसिकली। बोलिए। तो इस प्रोसेस में उनको ये पता चला, जब फैराडे फर्स्ट लॉ है ये, कि जितना मास, जितना चार्ज आप फ्लो करवा रहे हैं, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, मास भी वहां पे लिबरेट हो रहा है। समझिए बातों को, ये फैराडे का फर्स्ट लॉ था। तो इस लॉ से ये पता चला कि चार्ज नामक चीज एटम के अंदर है, और उस चार्ज का कहीं ना कहीं आपको रिलेशन है किसके साथ, एटम के साथ। क्योंकि उस चार्ज के अमाउंट पे ही डिपेंड कर रहा है अगर कि कितना मास वहां पे आपको सब्सटेंस मिलेगा, उसका कितना मास आपको कैथोड एनोड पे मिलेगा, इसका मतलब है कि उसके पास भी कोई ना कोई चार्ज है। तो इस प्रोसेस के बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद लोगों ने डिस्कवरी करनी शुरू की। ठीक है, और डिस्कवरी करनी शुरू की तो एक एक्सपेरिमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, जिसका नाम है कैथोड रे ट्यूब। और जिस एक्सपेरिमेंट के बाद आपको
इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, वो एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा? ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए, किसी को? नहीं। कौन सा एक्सपेरिमेंट? ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट में कहा क्या जा रहा है, सबसे पहले इसको देखते हैं। पहली बात तो आपको नाम में एक ट्यूब है, क्या है? एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया पहले, जिसका लेंथ आपको अच्छा खासा था, एक बड़ा लेंथ का एक क्या लिया गया? ट्यूब लिया गया। ठीक, ये एक बड़े लेंथ का ट्यूब है। अब इस ट्यूब में दो साइड्स में आपको दो इलेक्ट्रोड लगाए गए। क्या लगाए गए? इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जो प्लेट टाइप का है वो बेसिकली क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इलेक्ट्रोड। और उसको हम लोग पावर सप्लाई देने वाले। ठीक है, क्या देंगे? पावर सप्लाई। लेकिन ये पावर सप्लाई ऐसा वैसा नहीं है, ये हाई वोल्टेज पावर सप्लाई। कैसा पावर सप्लाई है ये? 10,000 वोल्ट का है लगभग। 10,000 वोल्ट साधारण पावर सप्लाई नहीं होता, समझ रहे हो? कितना पावर सप्लाई है? 10,000 वोल्ट का। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक समझ गए? ओके। अब इसके बाद हमने क्या करना शुरू किया कि इसके अंदर कुछ गैसेस भर दिए। क्या भरे? कौन सा गैस भरा? इनर्ट गैस भरा। कौन सा? इनर्ट गैस समझते हो ना? यहाँ मान लो इनर्ट गैस आपको मैं हीलियम रखता हूं। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? लेकिन एक और फंक्शन इसमें बच गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। ये है वैक्यूम पंप। क्या है ये? वैक्यूम पंप का नाम समझते देखे हो कभी? वैक्यूम पंप किसके लिए काम किया जाता है? उस प्रेशर, उसके अंदर जो प्रेशर होगा बेसिकली ट्यूब के अंदर, उस प्रेशर को क्या करने के लिए? कम करने के लिए। वैक्यूम पंप जो क्या करते, एयर सक करेगा वहां से। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग थोड़ा एक्सपेरिमेंट पे निगाह डालते हैं। इतना काम हो गया, उसके बाद एक्सपेरिमेंट देखो, एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। जैसे ही इन्होंने कैथोड को इस तरीके से इस सिस्टम को इस तरीके से अरेंज किया और इनको पावर सप्लाई दिया, कितना? 10,000 वोल्ट का। और तो जो जैसे ही पावर सप्लाई पे ऐड करेंगे तो ये दो टर्मिनल अलग अलग हो जाएगा, एक होगा कैथोड, एक होगा एनोड। कैथोड किसको बोलते जानते हो ना? जहां पे निगेटिव पोलैरिटी ऐड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड। और उसके जस्ट अपोजिट वाले को क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो दो पोलैरिटी या पोल आपको हम लोगों ने ऐड कर दिया इससे, बहुत बढ़िया। और एक क्या लगा दिया है आपने? वैक्यूम पंप, और उसके अंदर भर दिया है इनर्ट गैस। ठीक, अब ये देखा गया बेसिकली कि आप वोल्टेज सोर्स को ऑन कर दीजिए। क्या कीजिए? ऑन कीजिए। ठीक है, और वो जो वैक्यूम पंप है वो थोड़ा कंट्रोलेबल वैक्यूम पंप, कि हम ये अपने आप से फिक्स कर सकते हैं कि हम प्रेशर कितना पे रखना चाहते हैं। क्या कर सकते हैं? फिक्स कर सकते हैं कि प्रेशर कितना पे रखना चाहते हैं। तो पहला इन्होंने क्या किया,
उस वैक्यूम पंप के आपको उसका प्रेशर लगभग 10⁻⁻² atm कर दिया। नॉर्मल प्रेशर 1 atm होता है, उसने प्रेशर कितना कर दिया 10⁻⁻² atm। और आपको क्या कर दिया, वोल्टेज सप्लाई तो ऑन था ही, वोल्टेज सप्लाई भी उसको दे दिया, कोई दिक्कत। अब जैसे ही वोल्टेज सप्लाई दिया, उन्होंने एक चीज यहां से ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो बेसिकली इनर्ट गैस था, आपको कौन सा गैस, इनर्ट गैस, उसके कलर्ड में वहां पे अब चेंज, पहले तो वो दिख नहीं रहा था, अब वहां पे कलर फॉर्मेशन जैसा दिखने लगा। क्या दिखने लगा आपको, कलर फॉर्मेशन दिखने लगा। समझ रहे बातों को, इनर्ट गैस जो आपको पहले दिख नहीं रहा था, वो चैम्बर में आपको कैसा दिखने लगा, कलर्ड इनर्ट गैस। इस प्रेशर पे आपको कलर्ड इनर्ट गैस वहां पे दिखने लगा। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ रहे बातों को। एक और बात, जब प्रेशर इससे उन्होंने ज्यादा रखा हुआ था, ज्यादा रखने का मतलब सेकेंड केस कि प्रेशर इन्होंने कितना रखा हुआ था 1 atm, तो इस ट्यूब से कोई करंट पास नहीं हो रहा था। क्या नहीं हो रहा था, कई करंट पास तब करेगा ना जब सर्किट यहाँ पे कंप्लीट होगा। नहीं, अरे करंट कैसे पास करेगा, सब सर्किट कंप्लीट दिख रहा है क्या तुमको, गैस है वहां भरा हुआ, लेकिन गैस कितना अच्छा कंडक्टर है वो तो तुम जानबे करते हो। तो ये सर्किट उतना कंप्लीट तो है नहीं जो आपको करंट कैरी कर पाएगा। तो ये प्रेशर जब 1 atm पे था तो कोई करंट नहीं मिला और ना ही कोई कलर मिला। ना ही गैस में कोई कलर मिला, लेकिन इस प्रेशर पे आपको कलर थोड़ा सा फॉर्म किया, थोड़ा नहीं अच्छा खासा फॉर्म कर गया। लेकिन जैसे ही इन्होंने प्रेशर और घटा दिया, (10⁻⁻4 atm कर दिया। कितना कर दिया प्रेशर, 10⁻⁻4 atm। अब इस प्रेशर पे एक चीज ऑब्जर्व हुई। क्या ऑब्जर्व हुई कि इस कैथोड के पास से एक रेज निकलती हुई आपको दिखी, रेज सच में दिखी। इस कैथोड के पास से एक कलेक्शन ऑफ रेज, बहुत सारा रेज निकलता हुआ दिखा, जो डायरेक्ट हिट कर रहा था आपके एनोड की ओर। किसको हिट कर रहा था, एनोड की ओर। और अगर आप यहां पे कहीं पे इस साइड में स्क्रीन लगा दे, फ्लोरेसेंस मटेरियल समझ रहे हैं ना, कि जब उससे हीट करेगा तो वो चमकने लगेगा, जैसे जिंक सल्फेट यूज करते हैं, तो उससे जैसे ही टकराएगा ना वो बीम, वो कुछ भी है बाद में, वो कैथोड रे जब उससे टकराएगा तो चमकने लगता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या ऑब्जर्व हुआ इस प्रेशर पे, फास्ट मूविंग कैथोड रेज टुवर्ड्स एनोड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां से निकली कि ये जो रेज बेसिकली निकल रहा है, ये जो फास्ट मूविंग रेज निकल रहा है इस प्रेशर पे, वो रेज निकलना इंपॉर्टेंट बात थी कि ये रेज है क्या, बहुत फास्ट निकले और वो सीधे किसकी तरफ जा रही है, एनोड की तरफ। कोई दिक्कत। तो मेरा काम इन दोनों से तो नहीं था, मेरा काम यहां से बन गया। और इसी प्रेशर पे इतना वोल्टेज अप्लाई करने से ये एक्सपेरिमेंट काम किया, और इस एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट निकाला गया, ऑब्जर्वेशन अलग अलग ले करके, और हम फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इसके पास क्या होता है। एक मिनट,
हम्म 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 हम्म। तो वहां से पूरा वार्तालाप करता क्या मैं? समझिए बातों को। और इसी प्रेशर पे क्या करेंगे हम लोग अब? अपना काम करना शुरू, ऑब्जर्वेशन लेना शुरू करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन लेना है। तो ये बात तो अब यहां से पता चलने लगी थी कि एक रेज वहां से बेसिकली निकल रहा है, और उस रेज को हम लोग क्या नाम देते हैं? कैथोड रेज। अभी कैथोड रेज नहीं नाम दे रहे हैं, बाद में उसको कुछ और नाम देंगे। ठीक है। कैथोड रे नाम देने का सिंपल मतलब यह है कि वो कहां से निकलता दिख रहा है आपको? कैथोड से। और कैथोड निगेटिव पोलैरिटी वाले को कहते हैं, समझ रहे हो? तो इसका नाम क्या होगा जान ही रहे हो तुम लोग इसे। कोई दिक्कत? बोलो। अब देखो ये ऑब्जर्वेशन क्या क्या करते हैं हम लोग, क्या क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं और उससे क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन मैंने अभी अभी बताया कि अगर इसके साइड में कोई फ्लोरेसेंस मटेरियल रख दे, क्या रख दे? ठीक है। हम्म। कोई दिक्कत? यहां तक में किसी को दिक्कत, इशू? कोई दिक्कत? ये बात तो अभी भी समझ गए। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखिए। फ्लोरेसेंस मटेरियल मतलब जेडएनएस या बहुत और भी मटेरियल होते हैं, एक नहीं है कि जेडएनएस ही होता है। ठीक है। दूसरा देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे कि इसके अंदर एक लाइट वेट पैडल लगा देते हैं। क्या करते हैं? लाइट वेट पैडल। लाइट वेट पैडल का मतलब समझे? ओहो, नहीं समझे? पैडल को घिरनी, चक्का जैसा जो बच्चे घुमाते हैं, वैसा ही समझो कि एक घिरनी लगा देता हूं। क्या करता हूं? इसके अंदर एक घिरनी लगा देता हूं। लेकिन वो बहुत ही लाइट वेट है। बहुत लाइट वेट मतलब समझ रहे हो? बहुत ही कम है उसका मास, बहुत ही कम रखा गया है। ठीक है। तो ऑब्जर्व क्या किया गया कि जैसे ही ऐसा कोई सिस्टम उसके अंदर रखा गया है, तो ये जो कैथोड रेज यहां से बेसिकली निकल रहे हैं, ये कैथोड रेज इसको क्या कर रहा है? रोटेट करवाने लग रहा है। क्या करने लग रहा है? रोटेट करवाने लग रहा है। समझ रहे हो? तो दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था? व्हेन अ लाइट वेट पैडल kept in the path of rays, it gets rotated। अब इसका रोटेशन से क्या कोई मीनिंग भी तो आएगा कि ये रोटेट क्यों कर रहा है। ये तो ऑब्जर्वेशन है कि रोटेट किया, क्यों रोटेट किया इस पे भी तो काम करना होगा। तो इसको रोटेट करने का ये मतलब है कि वो जो भी पार्टिकल है, जो भी रेज है, जो भी है, उसके पास मास है। क्या पता चलता है यहां से? कि वो जो भी है उसके पास मास है। कैसे क्यों कह सकते हैं कि मास है जी? ऐसे ही रोटेट करवा दे मास है?
कैसे कहेंगे? मास इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि एक मैसिव पार्टिकल ही दूसरा मैसिव पार्टिकल में यहां मोमेंटम दे सकता है। मोमेंटम मतलब इसको रोटेट करवाना, मतलब इसको मोमेंटम देना। तो अगर कोई मैसिव पार्टिकल नहीं होगा तो इसको मोमेंटम कैसे देगा? नहीं, इसको अगर मोमेंटम दिया जा रहा है तो वो भी क्या होगा? मैसिव पार्टिकल ही होगा। तो यहां से क्या आपको पता चला? कैथोड रेज आर मैसिव। मैसिव का ये मतलब नहीं कि 2-4 किलो का है। मैसिव का मतलब है मास, उसका मास बहुत कम है लेकिन है। क्या है रिशु? कोई दिक्कत? समझ रही बातों को? तुमसे कम है, थोड़ा मत घबरा जाती है। ठीक है, अब अगला ऑब्जर्वेशन देखते हैं। अगला ऑब्जर्वेशन में क्या किया गया कि एक यहां पे कोई मटेरियल लग दिया गया। कौन सा मटेरियल? ओपेक मटेरियल। कौन सा मटेरियल? ओपेक मटेरियल समझते हो ना जी? अपारदर्शी। जैसे मैं, इसने किया था। बहुत अंग्रेजी जानती हो नहीं? तो जब कोई अपारदर्शी मटेरियल वहां पे रखा गया, उस ऑब्जर्वेशन के बाद ये देखा गया कि इस अपारदर्शी का यहाँ पे एक शैडो बन रहा है। क्या बन रहा है जी? समझ रहे बातों का मतलब? कि जैसे ही आपने कोई ओपेक मटेरियल रखा, उससे क्या फॉर्म होना शुरू हुआ? शैडो फॉर्म हुआ। शैडो फॉर्म होने का कंक्लूजन क्या होगा, थोड़ा बताइए। बोलिए। शैडो कब फॉर्म होता है जी? जब लाइट मेरे से इधर आर पार नहीं जा पाती है, यही ना? इससे लाइट की एक प्रॉपर्टी का पता चलता है। कौन सी प्रॉपर्टी? रिफ्लेक्शन की। कौन सी प्रॉपर्टी? कि लाइट स्ट्रेट पाथ पे फॉलो करता है। अगर लाइट बेंड कर जाता तो शैडो फॉर्म नहीं करता। तो अगर यहाँ पे शैडो फॉर्म कर रहा है तो कौन सी प्रॉपर्टी उसकी शो हुई? कि वो भी स्ट्रेट पाथ पे क्या कर रहा है? ट्रैवल कर। कैथोड रे कौन से पाथ पे ट्रैवल कर रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत? आप इतनी बातें पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग और भी कंक्लूजन की ओर बढ़ेंगे।
पहले से रखा हुआ है। अरे पानी। विशु, पहले से रखा हुआ है। कहाँ का है? यहीं का है ना? बाहर का पानी नहीं पीता मैं। हंसने वाली कौन सी बात है? क्यों रिशु, पटना का आबो हवा ठीक है ना? अच्छा लग रहा है तुम्हें? हम्म। बोलिए नहीं रहा है। अभी तो रोज सुबह शाम तुम अब घूमने उमने भी जाते होंगे। बिहार है? फिलहाल नहीं जा रहे हो? क्यों? अब ये दिशा का ज्ञान ले रहा है, उसके बाद जाएगा नहीं जी। मोहल्ला सब तो नाप लिए होगे पूरा तुम। रिशु, लिख लिया? तुम लोग तो मुझसे ज्यादा ही स्लो लिखते हो। उसको देखो, सब एक ही में बना दी है। शैडो भी वहीं दिखा दी, चक्री भी वहीं रख दी। चक्री नहीं रखी है?
हो गया लिखा हुआ, इधर ध्यान दीजिए। अगला इन्होंने क्या किया, सेम सेटअप रखा और इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया कि जब कोई एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं किया गया था अबाउट दिस सिस्टम, वो जो कैथोड रे था बेसिकली वो आपको स्ट्रेट पाथ पे ही विदाउट एनी डिफ्लेक्शन चल रहा था। इसका मतलब समझे कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया था, कैथोड रेज विदाउट एनी डिफ्लेक्शन उस पाथ पे क्या कर रहा था, कोई दिक्कत, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन मतलब स्ट्रेट लाइन पे ही उस पाथ पे ट्रेवल कर रहा था। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। वो सीधा ऐसे ही हम्म हम्म कंटिन्यू। ओके, कब से आ पाएंगे, कब से? ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, ध्यान रखिए थोड़ा। ठीक ठीक। ये बात समझ गए। लेकिन जैसे ही मैंने एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर, ध्यान में देखो, ये इसके इलेक्ट्रिक चार्ज जो भी कैथोड रे जो भी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाइड फील्ड है कि नहीं है, देखो उसके फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना रिशु, दिख रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो जैसे ही आपने स्विच ऑन किया इस तरीके के अरेंजमेंट का, ये जो फ्लो था वो बेसिकली ऐसा ना हो करके ऐसा हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें डिफ्लेक्शन शो हुआ, और डिफ्लेक्शन शो होने के बाद वो ध्यान से देखिए किस पोलैरिटी के तरफ जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल के पास, और ये बहुत बड़ा चीज था, नहीं था जी? तो क्या पता चला कि व्हेन द परपेंडिकुलर electric field is applied, there is a deflection in the cathode rays observed। ठीक है, और ये किस तरफ चला गया, इट डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल।
और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट होने का ये मीनिंग तो स्पष्ट है यहाँ पे कि उसके पास एक चार्ज का नेचर है, क्योंकि तब तक इंसान को ये बात पता चल चुकी थी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल क्या करता है, डिफ्लेक्शन करता है, अगर उसका डायरेक्शन सही तरीके से शिफ्ट किया जाए तो। मतलब अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो अपने पाथ से डेविएट करेगा। ठीक है, ये पता चल चुका था, इतनी जानकारी थी। तो यहां से एक बात तो साबित हो जाती है, क्या साबित हो जाती है कि कैथोड रे मैसिव तो है ही, मास होने के साथ साथ वो एक और प्रॉपर्टी आपके आप धारण करके रखता है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है, चार्ज। वो जो कैथोड रे है बेसिकली एक चार्ज पार्टिकल है। क्या पता चलता है यहां से, कैथोड रे कैसा पार्टिकल है, ओके, ये तो पता चल गया चार्ज पार्टिकल है। लेकिन चार्ज भी दो तरीके के होते हैं, ये बात लोग जानते थे कि ये प्रॉपर्टी जो जिसको आप चार्ज कह रहे हैं वो भी दो तरीके के शो होते हैं, ये भी सबको पता है, नहीं पता है सबको जी? तो ये जो दो तरीके के प्रॉपर्टी शो होते हैं, एक को आप पॉजिटिव चार्ज नाम देते हैं, एक को निगेटिव चार्ज देते हैं। इसका पॉजिटिव टर्मिनल के पास आना इस बात का सबूत देता है कि ये किस तरीके का पार्टिकल हो सकता है, तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल हो सकता है। तो कैथोड रे कौन सी पार्टिकल हो सकता है, रेज आर नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल। कोई दिक्कत, पता चल रहा है ना धीरे धीरे सब बातें इसकी? ओके, इसके बाद हम एक और काम करके देख लेते हैं। ये तो पता कर लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कर रहा है कि नहीं। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में भी ऐसा डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाइड कर लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करने के बाद देख लेते हैं कि उसमें भी डिफ्लेक्शन होता है कि नहीं। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से भी अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को पास करवाइएगा तो वहां पे भी डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होता है। समझ रहे हैं क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। कोई दिक्कत इशू, कोई दिक्कत, इसको लिख लो 2 मिनट में, तब मैं मैग्नेटिक वाला बताऊं, जल्दी लिखो। हाँ हाँ, फिगर भी बनाना है तो बना ले, हाथ दर्द करेगा ना, टूट जाएगा ना तुम्हारा हाथ।
तो ठीक तो है, सब ठीक है। ये अक्षर जो मोती की तरफ बिल्कुल भी नहीं है, आपको समझ में आ रहे हैं ना रिशु? क्या हुआ? अच्छी बात है, आदत हो भी जानी चाहिए। इतना अच्छा अक्षर है, कहाँ देखने को मिलेगा तुम लोग को रोज। उतना हद तक धीरे धीरे लिखते हो। हो गया, देखो तुरंत लिख लेती हो। कहीं मेरे लिखने से पहले तुम लिखना शुरू नहीं कर देते हो? तो रिशु, रिशु तो पूरा इत्मीनान से, क्या दिक्कत है, आराम से लिखेंगे, बहुत समय है अभी। पेन से पूछ लेता है, चला दो। पेन बोला है, मालिक चला दीजिए 2 बार। समझिए बातों को। परपेंडिकुलर के अलावा और डायरेक्शन में रखोगे फिर भी डिफ्लेक्शन होगा। मान लो कि तुम ऐसे रख देते हो, परपेंडिकुलर 90 डिग्री ना बना करके कुछ ये वाला एंगल बना दे तो फिर भी डिफ्लेक्ट करेगा। परपेंडिकुलर मेरा कहने का ये मतलब था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मत लगा देना, कि उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये होगा और इलेक्ट्रोड फ्लो का भी डायरेक्शन ये होगा, तो वो स्ट्रेट पाथ पे ही जाता दिखेगा आपको, डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। बाकी किसी भी एंगल पे 0 डिग्री या 180 को छोड़ 180 लगाओगे तो वो तो फिर हो सकता है अपोज करने लगे, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो 0 डिग्री के अलावा तुम किसी भी एंगल पे लगाओगे डिफ्लेक्शन शो करना है, कुछ ना कुछ करे। 90 पे लगाओगे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा, ये कहने का। सब लोग समझ गए? इसमें लीनियर मत लगा देना, 0 डिग्री पे नहीं। और जब ऐसा किया गया, क्या किया गया है इस बार, मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा गया। ये अलग अलग नहीं है, ये एक का ही हिस्सा है, अलग अलग का भी, 2 अलग अलग चुंबक का भी समझ सकते हो। ये एक का ही हिस्सा है जो ऐसे करके मान लो जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक का ही हिस्सा है मान लो जो ऐसे करके जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसमें देखो क्या हुआ, इसमें भी कुछ खास बात नहीं हुई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के हुआ था वो यहां पे भी क्या हुआ, आपको ऑब्जर्व हुआ। क्या हुआ? ऑब्जर्व हुआ। पांचवा, व्हेन द परपेंडिकुलर magnetic field applied, it gets deflected to, ठीक है, ये पांचवा था। एंड छठा चीज देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किया कि हम लोग क्या करते हैं, वो जो बेसिकली इलेक्ट्रोड है
उसके मटेरियल को बदल बदल के देखते हैं, और उसके अंदर जो गैस आपने डाला हुआ है उस गैस को भी क्या करते हैं, चेंज करके देखते हैं। इस सबको करने के बाद भी इस तरीके के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, the different electrode and gases are used, the result of observation does not change। और ये रिजल्ट का चेंज नहीं होने के साथ और इतना सारा कंक्लूजन ड्रॉ करने के बाद इस तथ्य पे थॉमसन साहब पहुंच जाते हैं कि वो जो पार्टिकल है जिसको कैथोड रेज नाम दिया जा रहा है वो एक एटम का इंटीग्रल पार्ट है। समझ रहे हैं बातों को? हम लोग इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद कहाँ पहुंच रहे हैं, और इसके बाद क्या हो रही है आपके सामने, इलेक्ट्रॉन की पिक्चर रखी जा रही है। कोई दिक्कत? तो आफ्टर दिस ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग, सो कितने टाइप के कंक्लूजन हो गए, 5 6 7 टाइप के तो कंक्लूजन हो ही गए। तो इतने डिफरेंट टाइप्स के कंक्लूजन ड्रॉ करने के बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि वो जो पार्टिकल है वो किसका है, एटम का पार्टिकल है, वो इसका इंटीग्रल पार्ट है। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द एटम, वो जो भी है जिसको हम कैथोड रेज और अभी जस्ट इलेक्ट्रॉन नाम देने वाले हैं, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ पार्टिकल एक ही तरीके का है। जैसे कि मैं यहां पे इलेक्ट्रोड में फेरस का यूज कर लो, इलेक्ट्रोड में कॉपर का यूज कर लो, इलेक्ट्रॉन में जिंक का यूज कर लो, वो जो आ रहा है कैथोड रे उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई जरा सा भी अंतर नहीं। आगे भी एक्सपेरिमेंट होगा, देखेंगे, अभी जरा सा भी अंतर नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं एक ओवरऑल, कि एटम इज नॉट द, कोई नहीं बोलेगा जी, एटम इज नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल। पहले तो ये पता चल गया। एंड दूसरा, जो कैथोड रेज है वो बेसिकली क्या है, एक मैसिव पार्टिकल है, और मैसिव पार्टिकल ही नहीं है, क्या है, चार्ज्ड भी है। और कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, एंड तीसरा, कि इट इज द पार्ट ऑफ द एटम। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गए बातों को? इररिस्पेक्टिव ऑफ द nature of atom, it is its integral part। ये क्या है, इसका इंटीग्रल पार्ट। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, और इस कैथोड रेज को अब कौन सा नाम देंगे हम लोग?
हम्म। ठीक है, कोई दिक्कत? लिख लीजिए इसको भी।
हो गया जी, तो बोलोगे ना। हाँ तुम लोग खोए रहते हो। हाँ, इलेक्ट्रॉन की खोज कर डाली हमने। वाह, खुश कितना है देखो, अगर इसी ने किया है। इलेक्ट्रॉन की कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट के थ्रू खोज तो हो गई, लेकिन एक नाम इसके बाद बार बार आता है, वो है थॉमसन साहब का, और उसी को क्रेडिट दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज। समझ रहे बातों को? तो ये क्रेडिट के बाद लेकिन एक काम और करते हैं रे। कौन कौन? थॉमसन साहब। कि जब पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, जब पता चल गया उस इलेक्ट्रॉन के पास मास है, तो अपने एक्सपेरिमेंट से इस बात को पता कर लेते हैं कि चार्ज और मास का रेशियो क्या होगा, पता कर लेते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता कर लेते हैं। और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही नहीं पता करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज भी पता कर लेते हैं कि हर बार इलेक्ट्रोड चेंज करने के बाद, हर बार गैस चेंज करने के बाद, सारे केसेस में वो जो चार्ज और मास का रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट रहता, वो चेंज नहीं होने वाला। ये देख के उनको कितनी खुशी मिली होगी कि मैंने चार्ज और मास का रेशियो पता कर लिया, और उस चार्ज और मास के रेशियो जो कांस्टेंट है, आगे जाके चार्ज भी पता चलेगा, मास भी पता चलेगा। ठीक है, समझ गए? तो अब हम लोग उस थॉमसन के उस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे जिससे चार्ज और मास का पता चला। कोई दिक्कत जी? बोलो। ठीक है, कोई दिक्कत? ऋषु, कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत बढ़िया। अभी जो सिस्टम हम लोगों ने देखा था, मैं यहाँ पे सेम सिस्टम बनाऊंगा। क्या करूंगा? क्या करूंगा ऋषु? अब यहां से थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, इसमें होल कर देता हूं कि यहां से कैथोड रे जो बेसिकली निकलेगा वो इससे थ्रू ऐसे निकल जाए। क्या करे? निकल जाए। क्या करेगा जी? तो निकाल देते हैं। ठीक है, अब इस कैथोड रे को यहां से पास करवा देता हूं, और जब मैं इसे पास करवाऊंगा उसके साथ ही साथ एक और काम करूंगा।
इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो। कुछ तो है। क्या हुआ? हाँ हाँ वही। देखो इधर, ध्यान से इस एक्सपेरिमेंट को देखो। हेलो, बहुत ही अच्छा डायग्राम है मेरे हिसाब से, मेरे फ्रेम ऑफ। ये क्या पास कर रहा है? ये मैंने पहले कह दिया कहाँ से आ रहा है वो, कैथोड रे से, तो कैथोड रे ही तो होगा। हाँ 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 हाँ, देखो बायो वाले से मुझे यही उम्मीद थी, क्या बोलते, मजदूरों से मुझे यही उम्मीद है कि वो मजदूरी करेंगे और देश का निर्माण करेंगे। कैसे? अपने हाथों से, मजबूत हाथों से। देखो ध्यान से, कैथोड रे से हमने क्या किया, कैथोड रे निकाला हमने, नहीं थॉमसन साहब ने पहली बार किया ये, और उस कैथोड रे को सीधे पास करवा दिया एनोड से होते हुए, उसमें एक छोटा सा होल कर दिया, ठीक है। अब एक एपर्टस हम लोगों ने, दो एपर्टस लगाया है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है जो परपेंडिकुलर है कैथोड रे के ट्रेवलिंग डायरेक्शन के, और एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया है वो भी परपेंडिकुलर है कैथोड रे के, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास होने का। इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो डायरेक्शन है उसके दोनों, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर। अब ये दोनों कैसे परपेंडिकुलर हो सकता है? तो देखो, अगर तुम इलेक्ट्रॉन फ्लो के डायरेक्शन को एक्स एक्सिस में मान लो, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है वाई डायरेक्शन में, एंड मैग्नेटिक फील्ड रखा है मैंने जेड डायरेक्शन। यही काम किया है, बस इस फिगर का इतना ही इंपॉर्टेंस है, बाकी चीजें मैं बताऊंगा। हो गया फिगर का काम खत्म? हो गया ना फिगर का काम खत्म? यही बताना था ना, फिर क्या हल्ला कर रहे थे? यही था फिगर का काम। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर कब हो सकता है? जब तीनों ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर हो, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस हो। सीधी बात, नो बकवास। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने ऑब्जर्वेशन पे। कहां आते हैं जी? ऑब्जर्वेशन पे। और जब ऑब्जर्वेशन पे हम पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि अगर तुम पहली बार, एक बार में मैग्नेटिक फील्ड को वहां से हटाए हुए हो, मैग्नेटिक फील्ड को तुमने हटा दिया है, कोई दिक्कत? हटा दो। पहली बार में तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड का स्विच ऑन किया है। किसको ऑन किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन। तुम जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करोगे, ये जो कैथोड रे आ रहा था स्ट्रेट पाथ पे, क्या वो स्ट्रेट पाथ पे होगा जी? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेट्स डिफ्लेक्टेड एंड हिट्स द स्क्रीन एट पॉइंट, इसको मैं नाम दे देता हूं P। कहां स्ट्राइक करता है? कोई दिक्कत? बोलिए। इशू नहीं ना? दूसरी बात, जब आप मैग्नेटिक फील्ड
ऑन करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऑफ कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे? ऑफ। मैग्नेटिक फील्ड को आप एक्टिव करेंगे। तो ये आपको यहाँ पे फिर से डिफ्लेक्शन शो होगा और ये आपको टकराएगा कहां पे? मान लो इस पॉइंट का नाम देता हूं जे। क्या नाम दे देता हूं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब मैं क्या करता हूं, मेरा काम क्या है, मैं अब बेसिकली ये आपको मैथमेटिकली इसका ऑब्जर्वेशन नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वो अभी आप लोगों के समझ में, वैसे बहुत बड़ी चीज वो भी नहीं है लेकिन अभी वो आप लोगों के समझ में नहीं आई। लेकिन मैं उसका जो थियोरेटिकली अपियरेंस है वो सब बताऊंगा, लेकिन जो मैथमेटिकली जिसे आप अच्छे से समझ सकते हैं वो अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अभी आप तो नादान परिंदे हैं, अभी तो इस आकाश में उड़ेंगे, ज्यादा ज्यादा सीलिंग तक जा पाएंगे। कहाँ मैं आपको 2-4 किलोमीटर भेज, सीलिंग तक रहिए। हाँ, तुम तो सीलिंग पे भी नहीं है, तुम फर्शे पे रहो। अब मैं क्या करूंगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को साइमल्टेनियसली एक्टिव कर देता हूं। क्या करता हूं? साइमल्टेनियसली एक्टिव करता हूं और इस तरीके से हम बैलेंस करते हो कि ये तो मेरे हाथ में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मेरे हाथ में है, उसको कितना इलेक्ट्रिक सप्लाई फील्ड का सप्लाई देना वो भी मुझे, कितना मैग्नेटिक फील्ड का देना है वो भी मेरे हाथ में है। तो अब इनको ऐसे मैं स्विच करूंगा, ये जो डिफ्लेक्शन होगा वो ना हो, डिफ्लेक्शन क्या हो जाए? जीरो हो जाए और इलेक्ट्रॉन अपने ही उसी स्ट्रेट पाथ पे जाए और इस पॉइंट को क्या करे? हिट करे। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड are applied simultaneously and we switch them such that there is no deflection observed and it travels on straight पाथ। ठीक है, कोई डिफ्लेक्शन है। इस तरीके से मैंने इसको अरेंज कर लिया और इस एक्सपेरिमेंट के बाद इनको ये पता चल गया कि ये जो चार्ज और मास का जो रेशियो है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, वो कितना है? 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलॉम पर। समझ गए बातों को? अब मैंने आपको बताया, मैं इसका मैथमेटिकली आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी आप लोग, हाँ वैसे उतना तगड़ा मैथमेटिक्स भी नहीं है, लेकिन आपने अभी फिजिक्स, उसमें थोड़ा सा फिजिक्स भी इन्वॉल्व है तो वो आपको 12th में फिर आप लोग समझ जाएंगे। कोई दिक्कत? तो आपको बस ये जानना था कि उन्होंने चार्ज और मास का रेशियो क्या निकाला और कैसे निकाला। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला था। और मैंने आपको पहले ही ये बात बता दिया कि इन्होंने ये भी देखा, इलेक्ट्रोड के नेचर को भी चेंज करके देखा, गैस को भी चेंज करके देखा,
हर बार उनको चार्ज और मास का रेशियो इतना ही मिला। ठीक है, इट इज कांस्टेंट फॉर द ऑल electrode and gaseous ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक में किसी को कोई समस्या तो आप लोग इसको लिखिए। इस एक्सपेरिमेंट में बोलिए किसी को दिक्कत है। आपके लिए जो जानना था वो ये मेन टर्म ये था कि ये कांस्टेंट है सारे मटेरियल के लिए, सारे जितना भी एक्सपेरिमेंट किया गया इलेक्ट्रोड और गैस को बदल करके वो कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब है वो जो पार्टिकल है वो सबका हिस्सा है, दैट इज द फंडामेंटल टाइप ऑफ पार्टिकल जो सब में है, वो किसी एटम का एक तरीके का नहीं है बल्कि वो एटम से अलग चीज है। ठीक है, हर एटम में वही है, कॉपर के एटम में भी वही इलेक्ट्रॉन है, जिंक के एटम में भी वही इलेक्ट्रॉन है और मनुष्यों के एटम में भी वही इलेक्ट्रॉन। तुम भी तो यही सबसे मिलके बने हो ना? नहीं जी, तुम्हारा बुद्धि का जो एटम है उसमें ना पता कौन सा इलेक्ट्रॉन, लिख लीजिए। तो आज की कहानी को यहीं रखते हुए फिर हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन शुरू करेंगे और समझ ही रहे हो कहानी आगे बढ़ती जाएगी।